अब आगे चलते हैं डिफरेंट थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, जिसको बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आए, जिसमें मैं 3 साइंटिस्ट का चर्चा करूंगा। 3 इवोल्यूशन के थ्योरी का चर्चा करूंगा। पहला जो थ्योरी होगा वो होगा लेमार्किज्म, दूसरा थ्योरी होगा डार्विनियन, और तीसरा थ्योरी होगा म्यूटेशनल थ्योरी। जरा गौर से सुनिएगा, इवोल्यूशन के बारे में ही बता रहा है कि इवोल्यूशन जो धरती पर हुआ वो कैसे हुआ, क्या हुआ, उससे संबंधित अपना जानकारी शेयर कर रहा है। तो जो पहला था लेमार्क्स का थ्योरी आया। लेमार्क्स का थ्योरी, उसको बोलते हैं लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, या एक वर्ड में बोलना है तो लेमार्किज्म। और लेमार्किज्म किसने दिया? ये पूरा नाम उनका था जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क। जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क के द्वारा लेमार्किज्म ही जो फर्स्ट थ्योरी था इवोल्यूशन का वो दिया गया था। तो इवोल्यूशन का पहला थ्योरी कौन था? लेमार्किज्म। किसने दिया? जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क। अगला, लेमार्किज्म इंक्लूड्स 4 मेन प्रोपोजिशन। मतलब जब लेमार्क साहब जब इवोल्यूशन का थ्योरी दे रहे थे तो उन्होंने अपने दिमाग में 4 बात लाया। किन किन बातों को सोचा तब जाके वो बोले। वो 4 बातें ये थी, ये 4 प्रोपोजिशन था। ये 4 बात आपको याद रखना पड़ेगा। 4 बात में पहली बात ये थी, उनका कहना था, लेमार्क साहब का सोच था, ये सब कुछ, एक लाइन आपको बताते हैं, ये सब कुछ किस पर आधारित है? इस पर, ये जिराफ वाली बात पर, कि जिराफ पहले घोड़े की तरह था। ऐसा माना जाता है कि जिराफ का गर्दन बिल्कुल लंबा नहीं था, जैसा घोड़ा होता वैसा था। और ये जो सरफेस वेजिटेशंस था, सरफेस वेजिटेशंस का मतलब क्या होता है? जो धरती पर जो घास उगा हुआ है, 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ वाला, मतलब 2 फीट 3 फीट वाला जो घास उगा हुआ है, उस घास को खाता था। ठीक है। जब ग्रास का अभाव हुआ, सरफेस वेजिटेशन समाप्त हो गए, सरफेस पर पाए जाने वाले वेजिटेशन का मतलब पेड़ पौधे पत्तियां जब समाप्त हो गए, तो अब कैसे खाएगा? तो थोड़ा थोड़ा अब उससे ऊंचा वाला जो पौधा था उसकी पत्तियां खाने लगा। जब वो पत्तियां भी अभाव हो गया, थोड़ा गर्दन लंबा कर करके उससे ऊपर की डालियों का पत्ती खाने लगा। जब वो सब भी समाप्त हो गया, तो अब सोचा भाई अब क्या करें? तो इसीलिए और अपना गर्दन लंबा लंबा कर करके और ऊपर से ऊपर बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ की डालियों को खाने लगा। यानी वो अपने को जीने के लिए उस इन्वायरमेंट में, चाहे जिस कारण से उस एरिया में घास समाप्त हो गया हो, चाहे वहां पर काफी कॉम्पिटिटर आ गया हो, वो सब घास खा रहा हो, या कुछ जलवायु में उस क्लाइमेट में ऐसा परिवर्तन हो गया कि सरफेस वेजिटेशन समाप्त हो गया, तो भाई अपने को जीने के लिए वो क्या किया? गर्दन को लंबा करने लगा, कोशिश करने लगा, ऐसे कर काफी यूज करने लगा। ठीक है। और उससे उसका गर्दन लंबा हो गया। इसी पर कहानी है, इसी को लेमार्किज्म दिया गया कि जिराफ का गर्दन लंबा कैसे हुआ। इतना यूज किया, इतना मेहनत किया अपने गर्दन को ऊपर की पत्तियों को खाने के लिए कि उसका गर्दन ही लंबा हो गया। और बाद में कहा कि जो गर्दन लंबा हो गया मेहनत करने से, बाद में उसके अगले पीढ़ी में भी, अगले जनरेशन में भी ये कैरेक्टर का ट्रांसफर होने लगा, इनहेरिटेंस होने लगा। तो उसी पर हम बात अभी अब बताने वाले हैं, और भी बात बताएंगे, लेकिन ये क्यों रिजेक्ट हुआ वो भी बताएंगे। पहले इस पर आते हैं कि उन्होंने 4 बातें सोचा। उन्होंने सोचा कि हमारे बॉडी में कोई एक वाइटल फोर्स है, इंटरनल वाइटल फोर्स है, वही फोर्स इस गर्दन को लंबा करने के लिए, या जिसके बॉडी में जैसा चेंज आ रहा हो उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। अगर जिराफ का गर्दन लंबा हो रहा है तो जरूर जिराफ के अंदर में कोई ऐसा वाइटल इंटरनल फोर्स होगा जो उसको ये उकसाया होगा और वो ऐसा कर दिया होगा। एक ये बात उनके दिमाग में आया। एक था इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड न्यू नीड्स। इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा चेंज आ गया कि उसका नीड बदल गया, न्यू नीड्स आ गया। क्या इन्वायरमेंट में चेंज आया कि सरफेस वेजिटेशन खत्म हो गया, अब नीड है कि भैया हमको जीना है, तो अब हमको जीने के लिए नीड क्या है कि ऊपर की पत्तियां खाएंगे तभी जिएंगे। तो दूसरा था इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड न्यू नीड्स। लेमार्किज्म किस पर आधारित है? पहला इंटरनल वाइटल फोर्स, दूसरा इन्वायरमेंट इफेक्ट एंड न्यू नीड्स,
अगला, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन को यूज करोगे तो ऑर्गन लंबा होगा, डिसयूज करोगे अगर यूज नहीं होगा तो उसके अनुसार से समय के साथ साथ उसका साइज छोटा हो सकता है। जैसा कि आपको अभी आगे बताएंगे भी, या भी सुन लो। जैसे कोई रेसलर होता है, जिम करने वाले होते हैं, जो पहलवान होते हैं, उसका बॉडी काफी हट्टा कट्टा होता है, देखना वो काफी मेहनत करके डंबल उठा उठा करके ये सब वेट लिफ्टिंग करते करते पूरे बॉडी का जो मसल्स होता है वो बना लेता है। ठीक है, तो यूज करने के बाद देखा उसका बॉडी कैसा हो गया, उसके बॉडी का साइज, मांसपेशियों का साइज बढ़ गया। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, और उसके बाद लास्ट में कहा कि ये जो मेहनत करते करते जो जिराफ अपना गर्दन लंबा कर लिया, अब वो गर्दन लंबा होना अब उसके अगले जनरेशन में भी जाने लगा। ठीक है, तो लेमार्क साहब का जो बात था इन 4 चीजों पर था। पहला, इंटरनल कोई तो एक फोर्स है जो अंदर से ये कर रहा है। दूसरा, एनवायरमेंटल में जो इफेक्ट आया जिसके कारण इसका नीड बदल गया। पहले नीड था कि नीचे का घास खाना, अब उसका नीड हो गया भैया हम ऊपर का पत्ती खाएंगे तभी जी लेंगे। तीसरा था यूज एंड डिसयूज, इसके अनुसार से अब अपने बॉडी में, अब अपने बॉडी को यूज करने लगा, काफी मेहनत करने लगा, और बाद में जब गर्दन लंबा हो गया तो कहता है कि उसी गर्दन लंबा होना इस कैरेक्टर को जो एक्वायर्ड किया, एक्वायर्ड मैंने जो प्राप्त किया, जिस कैरेक्टर को बहुत मेहनत करके प्राप्त किया, अब वो अगले जनरेशन में पहुंचाने लगा। लेकिन ये एग्जांपल वही दिखा हुआ, जिराफ इनिशियली डिड नॉट हैव लॉन्ग नेक, इसके पास लंबा गर्दन नहीं था, बट टू एक्सेस द लीव्स टिल ट्री की पत्तियों तक अपना एक्सेस करने के लिए, पहुंचने के लिए दे हैड टू अडेप्ट, उसको अडेप्ट करना पड़ा बाय एलोंगेटिंग देयर नेक, अपने गर्दन को लंबा करके उस एनवायरनमेंट को अपने जीने का प्रयास किया और जिया। उसके बाद बाय पासिंग दिस कैरेक्टर टू सक्सीडिंग जनरेशन दे एक्वायर्ड लॉन्ग नेक्स, और इस प्रकार से वो अपना लंबा गर्दन वाला कैरेक्टर अपने आने वाले पीढ़ी में भी वो मतलब भेजने लगा, और इस तरह से सारा जिराफ का गर्दन लंबा हो गया। लेकिन बात कहां से कट गई, साइंटिस्ट ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस जिराफ ने मेहनत किया उस जिराफ का गर्दन लंबा हो गया, उसने मेहनत किया, उसने यूज किया तो उसका गर्दन लंबा हो गया, ये तो बात समझ में आ गया। लेकिन उसके बच्चे जन्म ले लिए और उस बच्चे के गर्दन भी लंबे हो गए, ये बात तो समझ में नहीं आ रहा। उसका बच्चा कहाँ मेहनत किया भाई, उसका बच्चा मेहनत कहाँ किया तो गर्दन लंबा हो गया। इसीलिए ये बात साइंटिस्ट को और सब साइंटिस्ट को ये बात नहीं पचा। ओके, नेक्स्ट, तो इस थ्योरी कुछ कारणवश इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। कुछ कारण था, क्या क्या कारण था एक्सेप्ट नहीं किया गया था? सबसे पहला कारण तो ये था कि एक अगस्ट विजमैन नाम का साइंटिस्ट थे। अगस्ट विजमैन, क्वेश्चन भी पूछेगा, जवाब दीजिएगा, जब हम क्विज करेंगे तो क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। अगस्ट विजमैन साहब ने एक थ्योरी दिया था, जर्म प्लाज्म थ्योरी। जर्म प्लाज्म थ्योरी, और आप लोग को कभी क्लास में हम बताए भी थे कि 2 तरह का वेरिएशन होता है, एक जर्मिनल वेरिएशन और एक होता है सोमैटिक वेरिएशन। सोमैटिक माने सोमा, सोमा माने बॉडी, हमारे बॉडी के सेल में एक होता है वेरिएशन और एक होता है जर्म सेल में। तो जर्म सेल में होगा तो जर्म सेल्स कहाँ कहाँ पाया जाता है? अगर मैं बात करूं, अगर फिलहाल मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन में अगर बात करूं तो फीमेल में कहाँ होगा, ओवरी के अंदर जर्म सेल है, और मेल की बात करूं तो मेल के टेस्टिस के अंदर जर्म सेल है। अगर उस जर्म सेल में कोई तरह का परिवर्तन होता है तो उसी से गैमिट बनता है, और गैमिट जायगोट बनते हैं, जायगोट से इंसान या किसी के बच्चे बनते हैं। तो अगर जर्म सेल में किसी प्रकार का वेरिएशन है तो ये हम मान सकते हैं कि ये उसके अगले पीढ़ी में जाएगा। लेकिन हमारे सोमैटिक में, हमारे बॉडी में कोई अचानक चेंज आ गया बर्थ के बाद, तो हमसे अगर कोई बच्चा जन्म लेगा तो वो चेंज हमारे बच्चे में कैसे जाएगा? जा ही नहीं सकता है। और इसीलिए अगस्ट विजमैन साहब ने अपने जर्म प्लाज्मा थ्योरी के मुताबिक उस थ्योरी से इस बात को काट दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेमार्क जो कह रहे हैं कि ऊंट का गर्दन, ये सॉरी जिराफ का गर्दन लंबा हो गया तो सारे बच्चे भी के गर्दन लंबे होने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो जर्म प्लाज्मा थ्योरी क्या लिखा हुआ है, प्रपोज दैट, ये क्या प्रपोज करता है, ओनली जर्म सेल यानी स्पर्म आर इन्वॉल्व्ड इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस माँ बाबूजी से बच्चों में गुणों का जाना, इसमें कौन शामिल है? सिर्फ जर्म सेल।
वाइल चेंजेज इन सोमैटिक सेल, अगर आपके बॉडी के सेल में सोमैटिक सेल में चेंज होता है तो डू नॉट अफेक्ट नेक्स्ट जनरेशन बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन माइस। विजमैन साहब ये कैसे थ्योरी को सिद्ध किए? माइस लिए, माइस मतलब वो चूहा लिए और 22 जनरेशन तक चूहा में मेटिंग कराए। कैसे होता था? आप लोग तो एक चीज पता ही है कि चूहा का फिगर पर हम ऐसे बनाया करते हैं कि एम नाम का लड़का था, भी क्लास में पढ़ता था, उसके नाक पर घाव हुआ, घाव हो गया, उंड हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने 3 सुई इधर दिया, 3 सुई इधर दिया, डॉक्टर 4,444 रुपया मांगा। भाई साहब हिंदी में 4 ऐसे लिखते हैं ना, 4,444 मांगा। चूहा सक पका गया। भाई बोला हम तो गरीब हैं डॉक्टर साहब, हम इतना पैसा कहाँ से देंगे, कुछ डिस्काउंट तो कर दीजिए। तो डॉक्टर साहब लो मैं तुझे 2 रुपया छोड़ दिया। तो चूहा बन गया ना। खैर चलो, ये चूहा बनाने का मैं आपको ट्रिक बता रहा था, चूहा कैसे बनाया जाए, माइस कैसे बनाया जाए। तो प्यारे इन्होंने क्या किया, विजमैन साइंटिस्ट ने 22 जनरेशन तक चूहा में क्या किया, मेटिंग कराया। कैसे? मान लो एक चूहा और है, एक चूहा और लिया, एक माइस और लिया, दोनों का पूंछ काट दिया, दोनों का पूंछ काट दिया गया। ठीक है, यानी उसके बॉडी में चेंज आ गया, पूंछ काट दिया तो भाई पूंछ बिना पूंछ वाला है। अब दोनों में ये मेल और ये फीमेल, दोनों में मेटिंग कराया गया। दोनों से जो बच्चा जन्म लिया तो हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि बच्चा क्या होगा, इसके बच्चे कैसे होंगे, बिना पूंछ वाला होगा, क्योंकि पूंछ तो काट दिए हैं तो बिना पूछे वाला होगा। लेकिन देखे जो दोनों से जो बच्चा जन्म लिया उसको तो पूंछ हो गया, उसको पूंछ है, टेल है, उसके पास तो टेल है। फिर अगली बार किया, बोला चलो इस बार नहीं हुआ, अगली बार करते। फिर जब ये बच्चा बड़ा हुआ, इस बच्चा का पूंछ काट दिया गया और इसी जनरेशन के अगले फीमेल से उसको क्या कराया गया, उसका भी पूंछ काट करके फिर कराया गया मेटिंग। देखते हैं अब इसका बच्चा क्या होगा, फिर इसका पूंछ आ गया, बिना पूंछ वाला बच्चा जन्म ले ही नहीं रहा था। ऐसा ऐसा करके विजमैन साहब ने 22 जनरेशन तक ऐसा काम किया और देखा भाई ऐसा कहाँ हो रहा है। अगर ऐसा होता तो बच्चा का पूंछ कटा हुआ आता। तो विजमैन साहब ने एकदम स्ट्रांगली अपोज किया। अपोज करने वाले और भी साइंटिस्ट थे, और भी वो साइंटिस्ट में और भी साइंटिस्ट थे, नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ये साइंटिस्ट बहुत स्ट्रांगली अपोज किए कि मैं ये मान नहीं सकता मार्क साहब आपकी बात। और अगला देखो, ये क्या, इसका मीनिंग क्या समझे, बोरिंग ऑफ पिन्ना नोज ऑफ इंडियन वुमेन। भारतीय नारी क्या करती है, कान छिदाती है, कान में छिद्र करती है, नाक में छिद्र करती है, नेजल पिन वगैरह पहनने के लिए, ये सब। तो क्या उसके बच्चे, जो उसकी जो बच्ची जन्म लेती है, क्या उस बच्ची को नाक, उस बच्ची का नाक छिदाया हुआ रहता है क्या? क्या उसके नाक में छिद्र होता है क्या? क्या कान में छिद्र होता है जन्म के वक्त? नहीं। फिर से उसको अगर करना हो तो उसमें नाक में छिद्र करवाना पड़ता है। तो नाक में छिद्र और कान का छिद्र वाली औरत से जो बच्चा जन्म लेता है तो उसमें नाक और कान में छिद्र नहीं होता है जन्म के वक्त। अगर होता तो उस बच्चे में हो जाता। अगला, कोई रेसलर है, कुश्ती लड़ने वाला है, बॉडी बिल्डर है, पावरफुल मसल से पूरा, उसके जो बच्चे जन्म लेते हैं बच्चे, क्या बच्चे का शुरू से ही हट्टा कट्टा होता है क्या? अरे भैया वो बच्चा बड़ा होगा, जिम करेगा तभी होगा। इसीलिए रेसलर के घर जो बच्चे जन्म लेते हैं उसके भी मांसपेशी डेवलप नहीं होते हैं। ऐसे अगर ऐसा होता तो रेसलर का बच्चा बचपन से ही हट्टा कट्टा होता, मांसपेशी पूरा होता। कान छेदाया हुआ औरत का बच्चा भी कान छेदाया होता ही जन्म लेता। पूंछ कटा हुआ चूहा से बच्चा पूंछ कटा हुआ ही लेता, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए लेमार्क साहब की बातों को स्ट्रांगली अपोज किया गया कि भैया ये जो आपने कैरेक्टर को मेहनत से एक्वायर किया, गर्दन लंबा किया, इसका मतलब ये नहीं कि आपके सारे बच्चे के गर्दन लंबे ही होंगे। और इसी लेमार्किज्म थ्योरी यहीं पर फेल हो गया।